नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना गलत है। अभी एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो जाता है जो मेरे पास काफ़ी बार आया है और आंसर भी मैंने इस चीज़ का काफ़ी बार किया है, लेकिन कभी भी डेडिकेटेड टॉपिक पे नहीं किया। यानी वीडियोस के बीच में इसके बारे में बात की होगी, लेकिन कभी भी डेडिकेटेड टॉपिक नहीं बनाया। तो ये क्वेश्चन है कि क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना गलत है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो भी डिज़ायर्स होती है वो कई बार आप बोलोगे हर बार ही नेचुरल ही होती है, और जो भी आपकी डिज़ायर है वो पूरी एट द एंड यूनिवर्स ने करनी है। यानी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक्शंस ले करके इसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तब आप हो सकता है कि आप गलत हो जाओ। कि किसी पर्सन को परेशान करना अपने साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, किसी को डिस्टर्ब करना, या इस तरीके से भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही तरीका नहीं, एक दूसरा तरीका भी कि वो पर्सन आपको ऑलरेडी जानता है और आप उसको मैसेजेस करते हो। वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप बार बार फोर्स करते हो, या फिर आपको किसी पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है और वो आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहा है या इस वक्त है, और आप बोलते हो कि मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझसे बात कर लो। तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है जहाँ पर आप एक्शंस ले रहे हो, एक्शन से आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और इस जगह पे आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते। इस जगह पर आपको और रेजिस्टेंस मिलेगी और फ्रस्ट्रेशन मिलेगी और परेशानी मिलेगी, और एट द एंड आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे, इस रिलेशनशिप से आप दूर हो जाओगे। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करोगे तो रिपीट सेम हो रहा होगा जो लास्ट में हुआ था। तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करो, वो करना गलत नहीं है। और इसी में आगे के क्वेश्चंस भी इस तरीके के आते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन ने मुझे चीट किया है तो क्या मुझे उसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, और अब वो पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या मुझे उसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, या अगर वो मैरिड है तो क्या मुझे उसे मैनिफेस्ट करना चाहिए। और भी इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं उनसे भी रिलेटेड आप देखोगे यही आंसर होगा कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। जब मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था, उनको सीखना स्टार्ट किया था, तो अब्राहम ने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियरली मेंशन की थी कि अब्राहम कोई ऐसे टीचर नहीं है जो आपको किसी डिज़ायर के लिए प्रेरित करेंगे या किसी डिज़ायर से दूर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी सिंपल शब्दों में कहे तो अब्राहम ऐसे टीचर नहीं है जो आपको ये कहेंगे कि ये मैनिफेस्ट करो या ये मत मैनिफेस्ट करो। अब्राहम ये चीज़ कहते हैं कि हम ऐसे टीचर्स हैं कि हम आपको पूरी तरह से अलाउ करते हैं कि आप चूज़ करो आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहो हम उसे बताएंगे कि आप कैसे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी अब्राहम को या फिर यूनिवर्स को, आपके इनर बीइंग को, आपके किसी भी डिसीजन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी डिसाइड करो वो आपको हमेशा गाइड करेंगे उस जगह पे आगे जाने के लिए। और जब स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने जानी थी तो कई बार माइंड में ये भी आता था कि हो सकता है फिर मैं गलत रास्ते पे चला जाऊं या कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं अलाइनमेंट को जब समझने लगा तो अलाइनमेंट की फीलिंग, जैसा अब्राहम कहती थी, कि जितना आप रिलैक्स होते जाते हो टाइम के साथ, आप जितना अच्छा फील करने लगते हो टाइम के साथ, उतना आप अलाइंड होते हो। आप अलाइंड होते हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, और आप कभी भी किसी का बुरा कर करके आप अपनी लाइफ में अच्छा नहीं फील कर सकते। यानी अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर तभी फील होगी, यानी आप अलाइनमेंट में तभी आते हो जब आप अच्छा फील करते हो, और आप अच्छा करके ही अच्छा फील कर सकते हो, बुरा करके बुरा फील कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि बिना अलाइनमेंट के वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, आपकी डिज़ायर चाहे जो भी हो। अब डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है तो अच्छा फील करो। और यहाँ पर देखोगे तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि कई बार जब आपकी कोई डिज़ायर होती है ना कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है या इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी डिज़ायर ही है। यानी हो सकता है वो आपकी डिज़ायर परमानेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिज़ायर आपकी टेम्प्ररी हो। आपका एंड गोल कुछ और हो सकता है आप उस रास्ते से हो करके निकलो। तो इसीलिए कभी भी कोई डिज़ायर जब आपके माइंड में आती है तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए, और मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा हमेशा अलाइनमेंट पे फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ही यही होता है कि कई बार आप नहीं जान पाते कि आपके लिए क्या सही है आपकी लाइफ में, तो आप भटकते हो, जी भर के भटकते हो। तो वही अब्राहम सिखा देते कि भटको, खुशी से भटको, लेकिन वहाँ से जब यूनिवर्स आपको निकालेगा तो खुशी से ही निकालेगा। और जब आप अपनी डिज़ायर को इस तरीके से रेजिस्ट कर रहे होते हो कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ गलत है, तो आप अपने साथ ही सबसे पहले गलत कर रहे होते हो। यानी आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर वो आपसे दूर हो चुका है, या अब आपके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाते हैं, या तो आप उस जगह पे अलाइनमेंट क्रिएट करो, या तो उस जगह पे आप रेजिस्टेंस क्रिएट करो, ये सोच सोच कर कि मुझे अगर मैनिफेस्ट करना है तो ये मैनिफेस्ट करना गलत है। अब यहाँ पर देखा जाए, जैसा मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन पे नहीं अलाइनमेंट पे फोकस करो
क्योंकि ना चाहते हुए भी उस पर्सन का थॉट आपके माइंड में आना ही है, और जब भी वो पर्सन का थॉट आपके माइंड में आएगा या तो आप अच्छा फील करोगे या तो आप बुरा फील करोगे। अच्छा फील करना मतलब आप मैनिफेस्टेशन की तरफ जाओगे, उस तरह की मैनिफेस्टेशन जिस तरह की आप चाहोगे अपनी लाइफ में, और रेजिस्ट करोगे तो उस तरह की मैनिफेस्टेशन जिस तरह की आप नहीं चाहते हो। यानी इस जगह पर अगर आप रेजिस्ट करते हो कि मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए, तो उतना ही आप अपने आप को उस पर्सन के अट्रैक्टेड पाओगे, यानी वो पर्सन आपको और अट्रैक्ट करेंगे। किसी चीज़ से आप डायरेक्टली इस तरीके से दूर नहीं भाग सकते, तो इसलिए अब्राहम कहती है अलाइनमेंट क्रिएट करो। आप अपने आप को वहाँ पर फ्री कर देते हो। आप ये नहीं कहते कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आप अपना अलाइनमेंट वाला काम करते हो, अलाइनमेंट पे फोकस करते हो और यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे देता है या फिर उस जगह से आपको निकाल देता है। आप खुद अपनी मर्जी से निकलते हो। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है और ये सबसे ध्यान में रखने वाली बात है कि आप अगर उस जगह से निकलते हो तो आप अपनी मर्जी से निकलते हो कि मुझे ये रिलेशनशिप या ये पर्सन नहीं चाहिए। लेकिन अगर स्टिल आपको वही पर्सन चाहिए तो यूनिवर्स ही आपको वो देगा। इसीलिए दुनिया आपकी डिज़ायर के बारे में क्या सोचती है, दुनिया की क्या राय है, दुनिया के क्या बिलीव्स है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप अपने डिज़ायर में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। और जैसा कि है कि यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए है, वो आपको कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा। आप अपने आप को खुद ही गलत रास्ते पर ले करके जाओगे रेजिस्टेंस के साथ। जब आप रेजिस्टेंस को छोड़ोगे और अलाइनमेंट का रास्ता चूज़ करोगे तो जो आपकी अभी करंट में जो डिज़ायर है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में पूरी हो जाए, वो तो पूरी होगी ही। आने वाले टाइम में जितनी डिज़ायर्स आपके लाइफ में आएंगी वो सारी भी पूरी होती चली जाएंगी। और यहाँ पर जो आपका कनेक्शन बनेगा वो यूनिवर्स से इस तरह का बनेगा जहाँ पर दो पर्सन्स का कनेक्शन जिस तरीके का होता है कि हम दो लोग हैं, हमारे बीच की बात है, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जो चाहिए देने वाला यूनिवर्स है, तो मैं भी यूनिवर्स की सुनने वाला हूँ, आप सभी में से किसी की नहीं सुनने वाला। तो अपनी डिज़ायर्स को लेकर के स्ट्रांग होना होता है। और फिर कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि कई बार अगर हम अपनी डिज़ायर को लेकर के स्ट्रांग हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं तो एक टाइम तक ही ज़िद्दी हो पाएंगे, उसके आगे हम नहीं हो पाएंगे। तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है इस जगह पर कि आने वाले टाइम में आप वो जिद छोड़ दोगे, तो आज ही उस जिद को छोड़ दो और सिर्फ अलाइनमेंट पे फोकस करो। फिर आप इस वाली इतनी बड़ी जो पेन आती है इस वाले सेक्शन में, यानी जब आप किसी चीज़ को डिज़ायर करते हो और बोलते हो कि मुझे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, लेकिन एक टाइम आने पर आप उसको छोड़ देते हो, तो वह आपके अंदर पेन बहुत क्रिएट करता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही, अगर आप श्योर नहीं हो इस चीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो पहले ही उस चीज़ को छोड़ दो ताकि आप उस पेन में ज़्यादा घुसो मत। और उस जगह पर जब आप अलाइनमेंट के लिए अपना वर्क कर रहे होते हो तो इसका बेसिक मतलब यही है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ तभी आती है, यानी ये डाउट या ये क्वेश्चन तभी आता है कि हम एक टाइम पर ही जिद कर सकते हैं, एक ही चीज़ इस बार में कर सकते हैं और बाद में अगर ये चीज़ नहीं हुई तो हमें कोई दूसरी चीज़ करनी चाहिए। करियर में भी लोग चूज़ करते हैं और अपना इसमें भी, रिलेशन में भी। तो इसको बोल सकते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी, आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे उस चीज़ के लिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ को आने में कितना टाइम लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको जल्दी ही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जस्ट ये होता है कि श्योरिटी कई बार हमारे अंदर नहीं होती है। जैसे मेरे करियर को लेकर के मुझे इतनी श्योरिटी हो गई थी कि मुझे यूट्यूब ही करना है, मैं अपनी जान तक देने को तैयार था, लेकिन अपनी फ्रीडम से हटकर कुछ करने को तैयार नहीं था। यानी मेरी फ्रीडम इसी में थी, मैं यही करना चाहता था, ये नहीं तो मेरी लाइफ नहीं। तो इस तरीके का मेरा थॉट था, अगर मैं लाइफ में हूँ तो मैं यही करूँगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं इस लाइफ को ठुकरा दूंगा, चूज़ ही नहीं करूँगा, मैं इस जगह से जाना पसंद करूँगा। और ये बातें मैं मोस्टली शेयर नहीं करता अपने चैनल पर, क्योंकि ये एक तरीके से आप देखो तो अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो इस तरीके से ले सकते हैं कि सामने वाला आपको इंस्पायर कर रहा है ऐसा करने के लिए। अब ये चीज़ें मेरी लाइफ में, मैं बोलूँगा किसी को इंस्पायर करने के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरे अंदर से उस वक्त ये चीज़ें नेचुरल आ रही थी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में ऐसी ही की हैं जो बहुत नेचुरली आई है, लेकिन अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उलट पुलट वाली चीज़ें होती है, लेकिन मेरे हिसाब से देखे तो वही परफेक्ट होता है। जैसे एक बार मैं क्लास 9th में जानबूझ के फ़ेल हुआ था, और फेल होने का रीज़न ये था मेरा कि एक तो मैं अच्छे से पढ़ना चाहता था, 9 और 10 को क्लियर करना चाहता था, और एक जो मेरे उस वक्त के क्लास टीचर थे उससे मैं पीछा छुड़ाना चाहता था। और भी बहुत सारे रास्ते मैं चूज़ कर सकता था, कंप्लेन कर सकता था उस टीचर के बारे में, और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया फ़ेल हो जाना, कि वो फ़ेल हो जाऊंगा तो 9-10 के क्लास टीचर सेम रहते हैं, तो ये जो क्लास टीचर हैं ये 10th के आगे रहेंगे, अगर मैं यहाँ फ़ेल हो जाता हूँ तो मुझे न्यू क्लास टीचर मिलेंगे। और जब मैं घर में, यानी जब मैं फ़ेल हुआ था, उस वक्त मेरे घर में सब कोई परेशान थे मुझे छोड़कर, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस वक्त। मेरे घर वाले इसलिए परेशान थे कि मैं फ़ेल हुआ था और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फ़ेल हुआ था, और मैं इसलिए खुश था कि मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ेल हुआ था
और ये एक प्राउड वाला बोलो या प्राइड वाला बोलो मेरे मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती कोई फेल नहीं कर सकता, मैं चाहूँ अपने आप को फेल करना तो ही मैं फेल हो सकता हूँ। लोग सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, उस वक्त मैंने अपने फेलियर को सेलिब्रेट किया था। उस वक्त मुझे अभी भी याद है, मैंने 2014 में अपना मैट्रिक पास किया था 10th, और ये 2012 की बात है जब मैं 9th क्लास में फेल हुआ था। अप्रैल का टाइम था, हाउसफुल 2 मूवी रिलीज़ हुई थी उस वक्त, और मेरे बर्थडे के टाइम पर 15 अप्रैल को मैं इस खुशी से फिल्म देखने गया था कि मैं फेल हुआ हूँ और फेल होने की खुशी में मुझे हाउसफुल 2 देख करके सेलिब्रेट करना है। और इवन हाउसफुल 2 तो मैं देखने गया था, अकेला नहीं गया था, मेरे पापा के साथ गया था। तब ये जो बातें होती हैं, अब इस जगह पर आप देखोगे तो दुनिया की नज़र में ये टोटली ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं करना चाहेगा या फिर नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ गलत है, ऐसा मोस्टली लोग बोलेंगे। लेकिन मैं हूँ, अब मैं अपने हिसाब से चलता हूँ अपनी लाइफ को, किसी की नहीं सुनता स्टार्टिंग से ही। तो इस तरीके से जब मैं फेल हुआ तो मैंने इस डिसीजन को अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बना लिया। उसके बाद जब मैं 9th में स्टार्ट हुआ न्यू सेशन में, तो जहाँ मेरे मैथ्स में 0 मार्क्स भी आते थे, उसके बाद मेरे मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आने लगे। और मैंने 9th भी अच्छे से क्लियर किया, 10th भी अच्छे से क्लियर किया, फर्स्ट डिवीज़न के साथ क्लियर किया, जो कि अगर मैं पहले करने की कोशिश करता तो होता भी नहीं। और उसके बाद अच्छे कॉलेज में भी गया, कॉलेज में बहुत कॉन्ट्रास्ट आया, फिर धीरे धीरे करके पढ़ाई छूट गई। लेकिन जो मेरे 9th की क्लास टीचर थी, उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे लिए जो मेहनत की थी, यानी एक होता है ना कि आप किसी स्टूडेंट को ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देते हो, तो बस उन्होंने वही चीज़ मुझ में देखी कि मैं एक ऐसा देखूँ तो मुझे मेरी एक मतलब गगन एक बेटर स्टूडेंट है, एक ख़राब स्टूडेंट नहीं है, जस्ट इसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से ये डिसीजंस इस तरीके से लेता है। तो वैसे टाइम में मुझे मेरी न्यू वाली क्लास टीचर का बहुत सपोर्ट होता था और उनकी वजह से मैं अपने एकेडमिक्स को और ज़्यादा बेटर बना पाया। फिर पढ़ाई में जब बेटर होता चला गया और जब मेरा कॉलेज ख़त्म होने लगा, यानी पढ़ाई मेरी ख़त्म होने लगी, मतलब पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही थी, कॉन्ट्रास्ट की वजह से लाइफ में पढ़ाई छूट रही थी पीछे। उस वक्त तो मेरा एफर्मेशन हो गया था, एक तरीके से डायलॉग हो गया था कि मुझसे अगर कोई पूछता था ना, और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, तो इसका आंसर मैं देता था चलते चलते बहुत आगे निकल गई है, इतनी आगे निकल गई है कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रही। तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी मुझे कॉलेज से। लेकिन उसके बाद एक चीज़ थी कि जो टीचर ने मेरे लिए मेहनत की थी वो मैं कभी ख़राब नहीं जाने देना चाहता था। और जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया पूरी तरह से, एक दिन में ही मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, वहाँ भी मैं अपना चलते एग्ज़ाम से उठ कर आ गया था, नीचे जा कर के अपने ऑफिस रूम से मैंने टीसी अप्लाई की और अगले दिन टीसी लेकर के कॉलेज छोड़ दिया। दुनिया की नज़र में ये भी एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, लेकिन मैंने भी इसको अपना परफेक्ट डिसीजन बनाया। मैंने ये बोला अपने आप से, मैं पढ़ाई ज़रूर छोड़ रहा हूँ लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ रहा। मैं कॉलेज की स्टडीज़ को छोड़ रहा हूँ, स्टडीज़ में आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, जिस तरीके का मैं पढ़ना चाहता हूँ उस तरीके का पढ़ूँगा। और ये बात है मेरे 11-12 के टाइम की, यानी कॉलेज उस वक्त मेरा पूरा क्विट नहीं हुआ था, जस्ट 11 क्लास में मैं था इंटर में, तो 11 क्लास से मैंने अपने आप को क्विट किया था उसी कॉलेज से और दूसरे कॉलेज में गया था। उसके बाद मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया और इंटर कंप्लीट करने के बाद फिर जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो ग्रेजुएशन में मैंने पार्ट 1 से ड्रॉप आउट लिया। वो भी मैं पूरी तरीके से, यानी छोड़ना नहीं चाहता था, मैं किसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा था। तो पहले वो कॉलेज छोड़ा जहाँ पे मैं सबसे पहले इंटर कर रहा था, और दूसरा कॉलेज मैंने सीधा पढ़ाई ही छोड़ दी, और उसके बाद ये चीज़ वाली स्टार्ट हो गई पूरी तरह से। और जब 11th क्लास वाला मैंने कॉलेज छोड़ा था उस वक्त मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। मैं बॉक्सिंग करता था, उस वजह से उस समय मैंने जब कॉलेज छोड़ा तो बॉक्सिंग भी छोड़ ही दी थी, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था आगे, और मुझे क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन मैं वीडियोज़ देखता था यूट्यूब पे, जैसे यूट्यूब तो नहीं था उस समय, यूट्यूब था लेकिन यूट्यूब पे हमारे पास उतना नेट नहीं होता था देखने के लिए। तो उस वक्त मेरा फ्रेंड नया नया बना था एक मेरी कंप्यूटर क्लासेस में, तो उसके पास संदीप महेश्वरी सर की बहुत सारी वीडियोस थी, तो उसने मुझे वीडियोस दी थी। तो वो वीडियो फिर मैंने बहुत सारी जो एक के बाद एक देखनी स्टार्ट की, तो वहीं से मुझे क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हुई, मतलब एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर मैं देखूँ तो आइडिया का मेरे पास सिम होता था, अनलिमिटेड उसमें होता था, उसमें मैं मोटिवेशनल वीडियोस सर्च कर करके उसके बाद मैं उसको डाउनलोड करता था और देखता था। फिर उसमें से बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऐसी देखी, और टीएस मदान सर की थी और भी बहुत सारे लोगों की थी। तो टीएस मदान सर की एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। तो बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके लिए मैं कौन सी बुक्स पढूँ, उसके लिए फिर मैंने सर्च किया, और सर्च करते करते फिर मैं सीकेन के चैनल पे पहुंचा, जहाँ पे उन्होंने 2 बुक्स स्टार्टिंग के टाइम पे बताई थी। एक थी आपकी रिच डैड पुअर डैड और दूसरी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये दोनों बुक्स मैंने खरीदी और इसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ से मेरी बुक्स पढ़ने की जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद मैं कभी रुका नहीं, एक के बाद एक बुक्स खरीदता गया, 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ता गया। जब देखा एट द एंड मैं पूरा कन्फ्यूज़ हो गया और सब चीज़ें छूटने लगी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे आगे बढ़ूँ। लेकिन फिर एट द एंड अब्राहम की बुक मेरे पास आई और उसके बाद देखा जाए तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई।
तो डिसीजंस अगर मेरे देखोगे तो एक से एक रहे हैं, लेकिन चाहे मेरे डिसीजंस जैसे भी हो, मैंने उसको हमेशा परफेक्ट बनाया है। दुनिया को वो डिसीजंस जितने भी गलत लगे, मैंने उसको सही किया है। और इस काम में मैं देखा जाए तो माहिर हूँ कि मैं कोई डिसीजन पहले लेता हूँ, बेस्ट उसको बाद में बनाता हूँ। तो इसीलिए अपने लाइफ के ये जो फेज़ होता है, यानी अब्राहम जैसा कहती है कि सभी चीज़ें खुद डिसाइड करो कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो जब आप डिसाइड करते हो तो सोर्स आपको होता है हमेशा गाइड करने के लिए। अब चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो या ना करो, अगर आप नहीं भी जानते हो फिर भी करेगा आपको फॉलो। जैसे 9th क्लास में ये चीज़ें मैंने की थी कि जानबूझकर फेल हुआ, और फेल होने के बाद फिर मैंने उसको सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट करके बहुत खुश हुआ। घर में सब दुखी थे, मैं खुश था। उस वक्त तक मुझे अब्राहम की टीचिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब अब्राहम की बुक को मैंने पढ़ा तो इस बात को लेकर के मैं उस वक्त तो बहुत हंसता था। अभी भी अब्राहम की टीचिंग को समझने के बाद थोड़ी खुशी भी हुई। यानी उस वक्त मेरे अंदर रेज और गुस्सा इतना ज़्यादा होता था कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि बाहर क्या हो रहा है। यानी एक तरीके से जैसा अब्राहम कहती कि अपनी वाइब्रेशंस को लेकर के सेल्फिश रहो, कि दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो तुम खुश रहो। तो वो रियलिटी उस वक्त मेरी होती थी कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करूँगा। और उस वक्त देखा जाए तो जैसा सभी लोग एक डायरेक्शन में चलते थे, तो मेरा स्टार्टिंग से ही होता था जो सभी लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं करना चाहता, मैं उससे डिफरेंट करना चाहता हूँ। और बाद में मैंने ये चीज़ अब्राहम से सीखी कि हर कोई जहाँ पे जा रहा है उस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना रास्ता चूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप अकेले रहोगे, आपको कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, आप अकेले आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। और सेलिब्रेशंस यानी अलाइनमेंट, की किसी चीज़ के लिए गिल्ट फील नहीं करना, यानी जो भी आपने किया। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो दूसरों के अकॉर्डिंग ये चीज़ बैड कर्मा में आती है, और मेरे अकॉर्डिंग मैं कर्मा पे बिलीव ही नहीं करता। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं बिलीव करता, तो उसका रीज़न यही है। ये कुछ ही स्टोरीज़ है जो आपको मैंने बताई है, ऐसी कई सारी है जो मैं आपको बता तक नहीं सकता, इतनी कॉमेडी वाली भी है। तो कर्मा एक्चुअल में अगर होता तो मुझे आज इसकी सज़ा मिल रही होती, जो कि एक टाइम पे मिल भी रही थी, लेकिन मैं वो समझ गया कि वो मेरे इमोशन से मिल रही है। उसके बाद मैंने अपने थॉट्स इमोशंस को चेंज किया, अपने अंदर से उस गिल्ट को निकाला कि मैंने जो भी किया कभी भी गलत नहीं किया, जो भी उस वक्त के लिए सही था मेरे लिए वही था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अब्राहम ने डाल दी कि सही गलत कुछ होता ही नहीं है, जो मर्जी वो करो। जब देने वाला यूनिवर्स है तो कोई तीसरा होता कौन है उसको जज करने वाला, यानी यूनिवर्स कभी जज नहीं करता, तो कोई और क्यों करेगा। अगर कोई और करेगा तो आपको क्यों फ़र्क पड़ता है जब यूनिवर्स आपको जज नहीं कर रहा। तो ऐसे में इसीलिए मैं कर्मा पे भी बिलीव नहीं करता। लेकिन मैं ये चीज़ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस है, और मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को अपनी ज़बरदस्ती वाली चीज़ें बताऊँ कि आप ये चीज़ कर लो, आप ये चीज़ कर लो। मेडिटेशन के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि वो करना ही चाहिए, लेकिन मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मत करो। अगर आपका बिलीफ है कर्मा पे तो आप ज़रूर करो। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना होता है कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपने हिसाब से। तो इस तरीके से फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसका बेसिक मतलब यही है कि कुछ भी गलत नहीं है आपकी लाइफ में, अपने डिसीजंस खुद लो, उसको परफेक्ट खुद बनाओ। और मेरे माइंड में ये भी रहता था कि कल को अगर परफेक्ट अगर मेरे डिसीजन ना भी हो तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि मैं अपनी लाइफ में किसी को ब्लेम नहीं करूँगा इस रीजंस की वजह से, जो कि मैंने उस वक्त बहुत किया था, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी का कॉलेज चूज़ नहीं किया था। स्ट्रीम के मामले में तो मैं पूरा श्योर था कि मुझे साइंस बिल्कुल नहीं लेना, मैं कॉमर्स में ही रहना पसंद करूँगा। तो मैंने कॉमर्स तो लिया था, लेकिन कॉलेज में जिस कॉलेज में जाना चाहता था वो ना छोड़ करके मैंने अपने घर वालों की सुन ली। और उसको सुनने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में कभी किसी की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उस कॉलेज में मेरा पूरा पीस ऑफ माइंड ख़त्म होता चला गया था। लेकिन अब वहाँ पे उस बात का ब्लेम था, लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो वो कॉन्ट्रास्ट। तो उसके बाद जितने डिसीजंस मैंने ये उसी वक्त ये डिसीजन लिया था कि जो डिसीजन लूँगा खुद से लूँगा। तो उसके बाद ये करियर वाला जो मेरा डिसीजन था ये इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए हो पाया कि एट दी एंड जब मैंने मुड़ना भी चाहा ना कि चलो एट दी एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी डिज़ायर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि एट दी एंड मैं अपनी लाइफ तक छोड़ने को रेडी था, लेकिन इस चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, अपनी ज़िद को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो मुझसे या फिर पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पर। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।